चलिए ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में अर्बन इश्यूज की सीरीज में हमने कल आपको डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक कराया। आज हम जिस टॉपिक को डील करेंगे ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन। देखिए, इंडियन कोस्ट लाइन की अगर आप बात करें तो 7500 किलोमीटर लंबी ये कोस्ट लाइन बहुत सारे मायनों में अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आस्पेक्ट, जैसे वीकर सेक्शन जिनमें मछुआरे आते हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए ये कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड उसमें इस कोस्ट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिकल रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट से वेस्ट कोस्ट की कनेक्टिविटी में इसका अपना एक महत्व है। इंडिया की सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, साउदर्न स्टेट्स जहाँ पर की रिवर्स ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा फॉर्म करती हैं वहाँ पर पैडी कल्टीवेशन के माध्यम से इनका बहुत बड़ा महत्व है वहाँ की इकोनॉमी में। ठीक इसी तरह से कई तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो आज की डेट में इलीगली यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, कई तरह का टूरिज्म के प्रोजेक्ट जो इकोनॉमी वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ की इकोलॉजी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कई तरह की प्लांटेशन क्रॉप्स जो आज इन कोस्टल एरिया में उगाई जा रही हैं, यहाँ पर आने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट जिनकी इकोलॉजी वाइज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, सुनामीज का आना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, साइक्लोन्स का आना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पनप रहे इन मैनग्रोव्स का बहुत बड़ा महत्व है जो तेजी से खत्म होते चले जा रहे हैं। उनकी जगह मोनोक्रॉपिंग और प्लांटेशन क्रॉप लेती चली जा रही है। इस तरह के इन सभी महत्वों से जुड़ा हुआ ये टॉपिक, तो जब एक रीजन की इतनी इंपॉर्टेंस हो तो फिर उस रीजन से इन्हीं इंपॉर्टेंसेस की वजह से उसके मिसयूज की भी शुरुआत हो जाती है। ये रीजन मिसयूज ना हो, मछुआरों के अधिकार कहीं नष्ट ना होते चले जाएं, गरीब किसान वर्ग जो वहाँ की फर्टाइल सॉइल पे डिपेंड करता है। पीछे आपने बहुत सारी खबरें आई, उनका आज के हमारे लेक्चर में जिक्र भी रहेगा। किसानों ने ईस्टर्न कोस्टल रीजन में स्ट्राइक्स की, चक्का जाम किया, प्रोटेस्ट किए। कारण है सैंड माफिया के द्वारा सैंड इलीगली वहाँ से माइन कर लेना, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आना, टूरिज्म के नाम पर कई तरह के पक्के कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर कर देना जिन रीजन्स में उसकी लिमिटेशंस हैं, नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे में तेजी से कोस्टल एरिया की सॉइल इरोड होती चली जा रही है जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर सारा उसी पे टिका हुआ है, मछुआरा समाज भी उसी पर टिका हुआ है। वेस्टर्न रीजन में आपने देखा होगा अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से महाराष्ट्र केरला में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बॉम्ब ब्लास्ट के माध्यम से खत्म की गई, कारण उनका कोस्टल रेगुलेशन जोन में आ जाना था। वेम्बनंद लेक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक वाटर लेक है जिसे हम लगून लेक के तौर पर जानते हैं, जिसके मुहाने पर कोची है, उस रीजन की इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाना, महाराष्ट्र में रियल एस्टेट के पावरफुल लोगों के द्वारा जिन्हें आप माफिया भी कह सकते हैं इस रीजन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, ये सभी तरीके हैं एक तरह से कोस्टल एरिया की इकोनॉमी का बेनिफिट उठाने के लिए इलीगल वेज को अपनाने का, और उन्हें रोकने के लिए ही ये कोस्टल रेगुलेशन जोन है जहां में इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कैसे एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे। चलिए समझते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन का सिलसिला क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, बार बार मैंने वर्ड कोस्टल जोन रेगुलेशन की बात की। ये कोस्टल जोन रेगुलेशन क्या था, कैसा है और क्यों इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों भारत अब और भी ज़्यादा सुनामीज और इस तरह के डिजास्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर हम आपको डाटा के अकॉर्डिंग बताएं तो लगभग 3898 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन आप खो चुके हैं, यानी कि 45% कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इरोड हो चुकी है। 7516.16 हमारी कोस्ट लाइन जो टोटल बनती है वो आइलैंड्स एंड मेनलैंड को जोड़ करके बनती है। 6100 किलोमीटर की आपकी बनती है मेनलैंड कोस्ट लाइन। ओके, उसमें से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लगभग 45% कोस्ट लाइन आपकी इरोड हो चुकी है। नेचुरली इरोजन एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसे एनहांस करने का काम किसने किया, हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ने, जो उसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब इसके तहत हम कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 का जिक्र करेंगे और सारे फिनोमेनास को समझेंगे। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में आज हमें बात करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था बेटा, 1986। और 1986 के बाद हमने 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन इशू किया।
इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन इशू किए, इसमें बहुत सारे बदलाव। अब तक कुल 35 बार संशोधन हो गया है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संशोधित नियम यही है। क्यों करने पड़े इतने संशोधन, अभी समझ आएगा। 1991 में इसका मेजर मॉडिफिकेशन, 2011 नोटिफिकेशन, और अभी मोदी सरकार का 2018 नोटिफिकेशन, दैट इज द लेटेस्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का कहना यह था कि हमें जितने भी हमारी कंट्री के कोस्टल स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ से लंबे समय तक बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि 2011 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाए, और उसके बेसिस पर हमने ये अब नई मॉडिफिकेशन निकाली है। और ये करने के लिए हमने जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी कौन सी थी? शैलेश कुमार कमेटी। ओके, कमेटी है, सेक्रेटरी लेवल पर्सनैलिटी है ये। शैलेश कुमार ने स्टडी किया, इसमें सभी स्टेक होल्डर को इंड्यूस किया, पंचायतों को इनका कहना है हमने इंड्यूस किया, जितने भी मिनिस्टर्स हैं लोकल लेवल पे उनको इंड्यूस किया, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको हमने साथ में लिया, ऑन बोर्ड लिया, सबसे विचार विमर्श करके हमने ये नोटिफिकेशन जारी की। जबकि असल मायने में अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन बहुत ही, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही क्लोज डोर वे में बनाए गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन के दौर हुए नहीं। इसके कंपैरेटिवली 2011 ज़्यादा समावेशी थी, उसमें ज़्यादा दौर चले थे लोगों को अपने साथ लाने के। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई कि जब कैबिनेट ने 2018 का ये कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन अप्रूव किया, उसके बाद इसे पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाया गया था। पब्लिक डोमेन में भी तब लाया गया जब राइट टू इन्फॉर्मेशन का अपील लागू किया, उसके लगने के बाद इसे पब्लिक डोमेन में लाया गया और जनता के साथ चर्चा के लिए इसे आगे बढ़ाया गया। मुद्दे की बात है, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या कहता है 2018 का। कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत आप देखिए, कोस्टल जोन डिवाइडेड होते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 होता है, 2, 3, 4, ये पहले भी था। कोस्टल रेगुलेशन जोन पहले भी इसी तरह से था, आज भी है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंदर क्या आ जाता है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आ जाता है, जहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज सारी बैन होती हैं एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिकल डिफेंस या पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में सब बैन था 2011 तक। अब इसमें क्या परिवर्तन किए गए समझा दूंगा। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, 3 जो क्लियरली हुआ करता था, इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 अर्बन आ जाता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 रूरल होता है, और कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 जो है ये इंटरटाइडल एरिया है। इंटरटाइडल एरिया का मतलब ये है कि जो आपका लो टाइड एरिया है, लो टाइड एरिया से लेकर सी वर्ड 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, लो टाइड से लेकर के सी वर्ड्स 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, ये इसके बीच का एरिया आ जाता है। ओके, अब कुल मिलाकर के कैसे परिवर्तन कर दिए गए 2018 में? सबसे पहला परिवर्तन ये किया गया है, भारत सरकार ये कहती है कि ये जो नए कोस्टल जोन रेगुलेशन है ये ज़्यादा टूरिज्म ओरिएंटेड है, जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, इससे लाइवलीहुड एंड जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। तो ये लाइवलीहुड एंड जॉब ओरिएंटेड है। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, बट डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी, तो इससे डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। तीसरा, ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए ओरिएंटेड है, इससे मोर लॉजिकल एंड साइंटिफिक इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन की जाएगी। ये तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और चौथा, ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और लोकलाइज्ड एरिया को ये नए घर, नई योजनाएं और नए तरह के विश्व में बदलते हुए अर्थतंत्र के साथ जोड़ेगा। ये सारे तर्क सरकार देती है, ये देने के समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात ये कर रहा है, इकोलॉजी को प्रिजर्व करने की बात कर रहा है मोर लॉजिकल टर्म में, लाइवलीहुड को प्रमोट करने की बात कर रहा है, जॉब्स को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो मतलब अब आप मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी लेकर के आए हैं, ऐसा कहा गया। तो आपसे पूछा जाए कोस्टल रेगुलेशन जोन होता क्या है, तो 2011 तक कोस्टल रेगुलेशन जोन ये होता है कि जो हाई टाइड है उससे लेकर के लगभग 500 मीटर तक का एरिया, हाई टाइड से लेकर के कितना 500 मीटर तक का एरिया, क्लियर। तो 500 किलोमीटर तो नहीं कर सकते ना, कितना हो जाएगा दिल्ली से भी आगे, तो 500 मीटर। अब इस लॉजिक से याद रखोगे तो हाई टाइड से लेकर के 500 मीटर तक का एरिया कोस्टल जोन रेगुलेशन में आता है। उसके पीछे तो फिर आपका जो मेन है वो करते रहो जो करना है। लेकिन अब पता है आपको कितना एरिया आता है, ऑलमोस्ट हाई टाइड से लेकर के 50 मीटर तक का एरिया, हाई टाइड से लेकर के 50 मीटर तक का एरिया किस में आ जाता है, कोस्टल जोन रेगुलेशन के अंदर आता है।
सीधा 450 मीटर कम कर दिया, मतलब हम और सी की तरफ चले गए हैं, हमने और बीचेस एनक्रोच कर लिए हैं, और अब हम जस्ट मुहाने पे खड़े हैं। कैसे ये सब कुछ किया गया? ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 को दो हिस्सों में बांटा गया, ए एंड बी। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A का मतलब ये है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, लेकिन यहां पर आप मैंग्रोव वॉक के नाम पर, ट्री हट्स के नाम पर, नेचर ट्रेल के नाम पर टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। मैंग्रोव वॉक के नाम पर, ट्री हट्स के नाम पर, नेचर ट्रेल के नाम पर, गश्त के नाम पर यू कैन डू इको टूरिज्म ओवर दिस एरिया। नेचुरली आप देखेंगे कि मैंग्रोव वॉक के नाम पर, ट्री हट्स के नाम पर, नेचर ट्रेल के नाम पर जब टूरिज्म अलाउड है तो डिवास्टेशन भी अलाउड है, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट तो आ गया ना, जबकि ये पहले पूरी तरह से प्रिस्टाइन था, इसको आप छू नहीं सकते थे। इतनी बात क्लियर? डन? कोई दिक्कत तो बात तो नहीं? सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A में जो 1B का पार्ट है, मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में जो A के अलावा B का पार्ट है, इसके अंदर आपने क्या कहा है? स्ट्रेटेजिकल, डिफेंस ओरिएंटेड एंड पब्लिक यूटिलिटी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कर सकते हैं। रोड्स एंड स्टिल्ट रोड्स बनाए जा सकते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिकल के अंडर एक बहुत यूनिक चीज़ आ जाती है, भारतमाला प्रोजेक्ट इज अ स्ट्रेटेजिकल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। यानी कि आपने स्ट्रेटेजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर की कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेटेजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देखें तो आपको लगभग 550 प्रोजेक्ट लगाने हैं। आपने ऐसा कहा है कि 550 हम क्या लगाएंगे? प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोजेक्ट? पोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ये क्लियर हुई बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके अलावा आपने यहाँ पर ये कहा है कि हम लगभग 14 इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। ये 14 इकोनॉमिक जोन में क्या बनेगा? जितनी भी हाई क्लास इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वो डेवलप होंगे, चाहे वो शिपिंग हो जाए, चाहे मिनरल्स हो जाए, पेट्रोलियम हो जाए, और उनको सप्लाई करने वाला सारा अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 14 इकोनॉमिक जोन एंड 550 पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो आप लगाने वाले हैं उस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसके लिए चाहिए आपको सी लिंक, सी पोर्ट्स, कनेक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जिसके तहत आपको चाहिए सारा लैंड। तो यानी कि भारतमाला प्रोजेक्ट सत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता था अगर आप कोस्टल रेगुलेशन जोन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपने अनुमति दे दी है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1B के तहत आप सी लिंक्स यानी कि लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं। यू कैन डू लैंड रिक्लेमेशन, अदरवाइज इस एरिया में 100% एक्टिविटी बैन थी एक्सेप्ट डिफेंस, पब्लिक यूटिलिटी या स्ट्रेटेजिकल रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है करने को? आइए कम एंड रिक्लेम द लैंड। रिक्लेम करो लैंड, क्या बनाओ? पोर्ट बना सकते हो, सी लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, स्टिल्ट रोड बना सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कर सकते हो, और सारा का सारा अगर ये लैंड रिक्लेम हो गया तो पूरी तरह से यहाँ की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बर्बाद हो जाएगी। ये क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। इस तरह से आपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड कर दी। सारा के सारे कमर्शियल एंड इंटरेस्ट अब कहाँ तक जा चुके हैं? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में घुस गए हैं जाकर। दूसरा इंपॉर्टेंट, अर्बन तो जो है वो अर्बन ही है, और इस अर्बन में आपने आकर के क्या कर दिया है? एक बहुत यूनिक चीज़ कर दी है। पहले नो डेवलपमेंट जोन का जो एक कंसेप्ट हुआ करता था वो हाई टाइड से लेकर के 200 मीटर तक NDZ हुआ करता था, नो डेवलपमेंट जोन। लेकिन अब हाई टाइड से 50 मीटर तक का है नो डेवलपमेंट जोन। तो आपने नो डेवलपमेंट जोन को स्क्वीज कर दिया। इतना सारा नया पैच ले लो, यूज़ करो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन आपने जो ये किया है वो ये किया है, फ्लोर स्पेसिफिक इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो FAR या FSI। FAR और FSI 2011 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम था, यानी कि फ्लोर स्पेसिफिक इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो बिल्डर को कम ही रखना पड़ता था। कोई होटल है, कोई रिजॉर्ट है, कुछ भी है, उसको कम रखना पड़ता था। अब आपने ये बोला है कि 1991 का 2011 की नोटिफिकेशन ये कहती थी कि 1991 के अकॉर्डिंग कोस्टल डेवलपमेंटल रेगुलेशन के क्लॉजेस के तहत जो फ्लोर
एरिया रेशियो है आप वो फॉलो करेंगे, लेकिन आपने 1991 वाला स्क्रैप कर दिया। बोला ये गया कि 2018 के अकॉर्डिंग जो नया नोटिफिकेशन आएगा इसके अकॉर्डिंग जो फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेसिफिक इंडेक्स दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग फ्लोर एरिया बना सकते हैं। मतलब अब आप बहुत ही ह्यूमंगस सी फेसिंग रिजॉर्ट्स, होटल्स, मैंशंस देख सकते हैं, क्योंकि फ्लोर स्पेसिफिक इंडेक्स अब नया हो गया। आई बात समझ में? यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सी। क्लियर? तीसरा, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 में ए एंड बी नाम की 2 डिवीजन आ गई हैं। ए डिवीजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ द इंडिया 2161 डेंसिटी 2161 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। 2161 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, तो वो एरिया तो रूरल होगा लेकिन वो सिमिलर टू द अर्बन एरिया ट्रीट किया जाएगा, और उसमें आपको जो पर्टिकुलर हाई टाइड लाइन से नो डेवलपमेंट जोन रखना है वो 50 मीटर ही रखना है। ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया ऑलमोस्ट अर्बन। और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B में आता है उसको 2161 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, तो फिर आपने उसको क्या रखा है कि आपके लिए वही रूल रेगुलेशन फॉलो है कि आपको हाई टाइड लाइन से 200 मीटर का ही डिस्टेंस रखना है फॉर द नो डेवलपमेंट जोन NDZ। HTL हाई टाइड लाइन, NDZ नो डेवलपमेंट जोन। तो आपने स्क्रैच करके धीरे धीरे खरोंच के कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 से भी रूरल एरिया भी निकाल लिया अर्बन की तरफ। देखिए नो डेवलपमेंट जोन भी स्क्वीज हो रहा है, कोस्टल रेगुलेशन जोन भी 3 खुरच के लिया जा रहा है। और कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 जो कि टाइडल एरिया माना जाता था, लो टाइड एरिया से लेकर 12 नॉटिकल माइल, जिसमें लिटरली फिशरमैन का हक बनता था। फिशरमैन कहता था सर मैं रहूंगा।